इजराइल अपने दुश्मन देशों के साथ काफी लंबे समय से जंग लड़ रहा है, लेकिन अभी तक इस जंग का कोई हल नहीं निकला और जंग के चलते निहत्थे लोगों की जान जा रही है। बल्कि जंग के चलते ही इजराइल को भी काफी नुकसान पहुंचा है। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इजराइल कभी अपनी कमी और गलतियां दुश्मन के सामने नहीं लाता है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि जब नेतन्याहू ने माना है कि इजराइल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ते अलगाव का सामना कर रहा है और आने वाले सालों में उसे ज्यादा आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। वित्त मंत्रालय के अकाउंटेंट जनरल सम्मेलन में बोलते हुए नेतन्याहू ने कहा, इजराइल एक तरह से अलग थलग पड़ गया है। हमें ऐसी अर्थव्यवस्था के लिए तैयार होना होगा जिसमें आत्मनिर्भरता की विशेषताएं हो। हालांकि नेतन्याहू ने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को अपनी सबसे नापसंद शब्दावली बताया, लेकिन ये जरूर माना है कि हालात देश को उस दिशा में धकेल रहे हैं। इसके साथ साथ नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि यूरोपीय देशों द्वारा लगाए जाने वाले हथियार प्रतिबंध और संभावित आर्थिक प्रतिबंध इजराइल को मजबूर करेंगे कि वो अपनी रक्षा उत्पादन क्षमता देश के अंदर ही विकसित करे। उन्होंने कहा कि हमें न केवल अनुसंधान और विकास बल्कि हथियारों के घरेलू उत्पादन की क्षमता भी बढ़ानी होगी। नेतन्याहू ने आगे कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद छिड़े युद्ध के चलते इजराइल को 2 नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। मुस्लिम देशों से लगातार प्रवास के चलते यूरोप में मुस्लिम आबादी प्रभावशाली अल्पसंख्यक बन गई है, जो इजराइल विरोधी नीतियों के लिए दबाव डाल रही है। कतर, चीन और अन्य प्रतिद्वंदी एनजीओ और देशों द्वारा सोशल मीडिया और एआई तकनीकों के माध्यम से पश्चिमी मीडिया को प्रभावित किया जा रहा है। नेतन्याहू ने विशेष रूप से टिकटॉक का उदाहरण दिया। अमेरिकी राज्य विधानसभाओं के 250 सदस्यों के प्रतिनिधिमंडल से मिलते हुए नेतन्याहू ने यह भी कहा कि कुछ देश जैसे चीन और कतर इजराइल के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभियान चला रहे हैं, लेकिन हम इसका मुकाबला अपने तरीकों से करेंगे। हालांकि बाद में एक न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अमेरिका सहित कई देश अभी भी इजराइल के साथ खड़े हैं। तो वहीं शेयर बाजार में गिरावट के बाद उन्होंने आश्वासन दिया है कि इजरायली शेयर बाजार दुनिया का सबसे मजबूत है और युद्ध के बावजूद घाटा घटा है। लेकिन जिस तरीके से नेतन्याहू ने माना है कि इजराइल दुनिया से अलग थलग पड़ा है, वो एक चौंकाने वाली बात भी है, क्योंकि इजराइल और नेतन्याहू अपनी गलतियों को कभी दुनिया के सामने लाए नहीं हैं और जिस तरीके से वो दुनिया के सामने इस बार अपनी गलतियों को लेकर आए हैं, वो कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि इजराइल और देशों से पीछे हटता दिख रहा है। मिडिल ईस्ट में फैले तनाव की कड़ी में क्या एक बड़ी जंग शुरू होने वाली है? क्या पूरे इलाके में फिर से अशांति फैलने वाली है? क्या कतर पर हमले के बाद इजराइल किसी और देश को निशाना बनाने वाला है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि हाल ही में कतर पर हवाई हमला करने के बाद इजराइल ने एक बार फिर से पश्चिमी एशिया के देशों को बड़ी चेतावनी दी है। इजराइल ने कतर को हमास को आश्रय और वित्तीय सहायता देने के लिए कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि ऐसी संप्रभुता का कोई मतलब नहीं जो आतंकवाद को बढ़ावा दे। दरअसल अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो के इजराइल दौरे के बीच प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मार्को रूबियो के साथ एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने अपने आगे के लक्ष्य को साफ कर दिया। उन्होंने हमास को लेकर कुछ बड़ी बातें कही। नेतन्याहू ने कतर पर की गई कार्रवाई को पूर्ण रूप से इजराइल का स्वतंत्र निर्णय बताया। उन्होंने आगे कहा, यह हमला असफल नहीं था। इसका उद्देश्य आतंकवादियों को एक स्पष्ट संदेश देना था कि तुम भाग सकते हो लेकिन छिप नहीं सकते और हम तुम्हें पालेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर आतंकवादी छूट पाते रहेंगे तो वे फिर से ऐसा ही करेंगे। नेतन्याहू ने कतर और अन्य देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो आतंकवादियों को निष्कासित कर दो या फिर उन्हें न्याय के कटघरे में लाओ, क्योंकि अगर तुम नहीं करोगे तो हम करेंगे। उन्होंने हमले की पूर्ण जिम्मेदारी लेते हुए इसे आतंकवाद के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई बताया। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या अमेरिका को कतर पर की जाने वाली स्ट्राइक के बारे में पता था, तो नेतन्याहू ने साफ इनकार करते हुए इसे उनका स्वतंत्र निर्णय बताया।
अमेरिकी विदेश सचिव मार्को रूबियो ने इस दौरान हमास को क्रूर आतंकवादी करार देते हुए कहा कि गजा युद्ध को समाप्त करने का कोई समझौता संभव नहीं होगा, क्योंकि ऐसे क्रूर आतंकवादी हथियार डालने पर सहमत नहीं होते। रूबियो ने फिलिस्तीनी राज्य को मान्यता देने के प्रयासों की आलोचना की और कहा कि इससे हमास को मजबूती मिलती है। उन्होंने इजराइल को अमेरिका का सबसे मजबूत सहयोगी बताते हुए कहा कि गजा युद्ध में अमेरिका इजराइल का सबसे मजबूत सहयोगी बनकर खड़ा था और ऐसे ही खड़ा रहेगा। खास बात यह है कि नेतन्याहू और रूबियो ने यह बयान ऐसे समय पर दिया जब कतर की राजधानी दोहा में पहले ही अरब इस्लामिक सम्मेलन हुआ। इस दौरान मुस्लिम देशों ने इजरायली हमलों की निंदा की। कतर के प्रधानमंत्री शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने नेतन्याहू पर बंधक सौदे की वार्ता को बाधित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू अरब क्षेत्र को इजरायली प्रभाव क्षेत्र में बदलने का सपना देख रहे हैं, जो एक खतरनाक भ्रम है। उन्होंने इजरायली हमले को कायराना और विश्वासघाती करार दिया। उन्होंने कहा कि हमास नेता अमेरिकी युद्ध विराम प्रस्ताव पर विचार करने के लिए बुलाए गए थे और हमला मध्यस्थता की प्रक्रिया पर सीधा प्रहार था। अमीर ने जोर दिया कि इजराइल की कार्रवाइयां क्षेत्रीय स्थिरता को खतरे में डाल रही हैं और नॉर्मलाइजेशन के प्रयासों को बाधित कर रही हैं। प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद ने सम्मेलन से पहले रविवार को आयोजित तैयारी बैठक में कहा कि समय है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय दोहरी मानकों को छोड़ दे और इजराइल को उसके सभी अपराधों के लिए सजा दे। उन्होंने हमले को क्रूर इजरायली हमला बताया और कहा कि इजराइल का विनाशकारी युद्ध गजा में सफल नहीं होगा। कुल मिलाकर दोनों ओर गर्मागर्मी है। कतर पर इस्राएल के हमले के बाद तुर्की ने साफ कर दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो वो हमास के नेताओं को अपने देश में रखेगा। तुर्की ये सिर्फ कह नहीं रहा है, बल्कि हमास के कई लीडर तुर्की में बरसों से शरण लिए हुए हैं। इस ताकतवर मुस्लिम देश में हमास के लीडर्स और अफसर आते जाते रहते हैं और कुछ ने तो वहां अपना घर भी बना लिया है। इस्राएल ने पहले तुर्की पर हमास को अपने क्षेत्र से हमलों की योजना बनाने, भर्ती करने और फंड जुटाने की इजाजत देने का आरोप लगाया था, लेकिन तुर्की को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा है। जब से तुर्की में रजब तैयब एर्दोगान मजबूत हुए हैं, तब से तुर्क राष्ट्रवाद और सल्तनत उस्मानिया के दौर के तुर्की की महत्वाकांक्षा परवान चढ़ती जा रही है। ऐसे में कतर पर हमले के बाद से तुर्की अड़ा हुआ है। तुर्की और इस्राएल के बीच तनातनी की एक और वजह सीरिया भी है। पिछले साल दिसंबर में तुर्की के सपोर्ट से ही सीरिया में बशर अल असद की सरकार का तख्ता पलट हुआ। उसके बाद से तुर्की सीरिया में लगातार अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और इस्राएल सीरिया में तुर्की की फौज को नहीं देखना चाहता। यही वजह है कि दोनों टक्कर लेने आमने सामने आ सकते हैं।